लिया अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों से, और कुछ समय के लिए हम इस प्रॉब्लम से बाहर हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद फिर ये प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम छोटी नहीं, हर बार सुरसा की मुख की तरह एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। कल 5,000 में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आज 15,000 में, कल 25,000 में, और जब तक जीवित है तब तक ये समस्या खत्म नहीं हो रही। अब सवाल ये है कि अगर पैसों की समस्या पैसों से खत्म हो गई होती तो अभी तक हो गई होती। कितनी बार हमने पैसों का व्यवस्था किया। अगर पता है कि इस बीमारी का इलाज ये है और हमने सटीक दवाई दे दी है तो बीमारी खत्म हो जानी चाहिए कि दब जानी चाहिए। लोगों से जब बात होती है कि भाई हम वित्तीय संकट में क्यों हैं, तो उनका जवाब ये होता है सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, सर हमारी इनकम बहुत कम है, या हमारी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसका ये कारण नहीं है, क्योंकि कारण यही तीन चीज़ों को मानते हैं कि हमारी इनकम कम है इसलिए हम वित्तीय संकट में हैं, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए हम वित्तीय संकट में हैं, या महंगाई बढ़ गई है। तो ये तीनों चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं। इनकम हम अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनत के दम पर ही कमाते हैं। कोई 10,000 रुपए कमाता है तो अचानक से कल वो 10 लाख रुपए पूरी कमाने लगेगा, उतने ही कमाएगा। जरूरत जिस तरीके से हमारे साथ बढ़ रही है, ये जरूरत को हम कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। समय की मांग है, ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और महंगाई भी हमारे हाथ में नहीं है। तो लोगों को लगता है जब हमारे हाथ में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं है तो हमारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। लेकिन ऐसा, इसकी वजह ये नहीं है। हम वित्तीय संकटों से इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि हम फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, हम वित्तीय रूप से बिल्कुल निरक्षर हैं। हमने एकेडमिक एजुकेशन ले ली है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हम ले ली है, इन डिग्रियों के दम पर हम एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी हम कर सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है। आप 25,000 से 5 लाख, 10 लाख, आप IAS बन गए हैं, IPS बन गए तो 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन उसके बाद जो चीजें आपको लेकर के जाएगी वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि वित्तीय साक्षरता। कमाने के लिए ले जाना, उससे ज्यादा चिंता ये है कि कल 5 तारीख को EMI लगने वाली है, पैसा नहीं है मेरे पास, कैसे करूं, क्यों पैसा है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम बैंकों के लिए, हमने जो कर्ज लिया उस महाजन के लिए हम काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। हम अपने परिवार और बच्चों से भी मुक्त हो गए। आज मैं लोगों को देखता हूँ, ये स्थिति मेरे साथ भी कभी रही थी कि आज जब घर से लोग सुबह निकलते हैं, कई बार मैं देखता हूँ, कई ऐसे परिवार के ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जब घर से निकलते हैं तो उनका छोटा बच्चा सोया हुआ रहता है, जब वापस रात को आते हैं तो बच्चा सोया हुआ रहता है, महीनों तक अपने बच्चों से मिल नहीं पाते हैं, और नतीजा ये होता है वो बच्चा पड़ोसी को ही अपना बाप समझता है, क्योंकि बाप को देखा ही नहीं बोलता भी है, होता है ना। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? लोग क्या करते हैं, हम अपने परिवार और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हकीकत दिल पर हाथ रख करके बात बोली कि परिवार बच्चों के लिए काम कर रहे हैं क्या? ना बच्चों को समय दे रहे हैं, ना परिवार को समय दे रहे हैं, ना चेक दे रहे हैं। काम किसके लिए कर रहे हैं? या तो किसी लंथन कंपनियों के लिए कर रहे हैं, दिन रात जय हो करके लगे, पैसा बना करके उसको दे रहे हैं। आज सर ने क्या बोला कि एक जो उद्योगपति होता है, एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके लिए कई लोग मिलकर के काम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मालिक जो था फैक्ट्री का, वो मर्सिडीज लेकर के आया, फैक्ट्री में खड़ा किया पूजा वूजा करा करके, तो लोग बड़े खुश हुए, उसके कर्मचारी होंगे ही खुश। वाह साहब आपने मर्सिडीज ले लिया। उसने बोला बेटा कुछ नहीं किया हूँ, इसी तरह से तुम मेहनत कर, अगली बार फरारी लेकर के आऊँगा। मेहनत कर, फरारी मैं लेकर। आप अपने लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, और अभी तक किसके लिए काम किया आपने? उसी के लिए। अब तो जागने का समय है, अब अपने लिए काम करें, अपने परिवार बच्चों के लिए काम करें। याद रखें, आपकी पहली जवाबदारी और जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और बच्चों के प्रति है। हम इन चीजों को छोड़ करके हम लग जाते हैं दूसरे कामों में, है ना। तो हम जो काम कर रहे हैं सर, हम इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं कि लोग अपने आप को पहचाने, अपनी जरूरत को पहचाने, अपने परिवार और बच्चों को देखें और उनके लिए काम करें, साथ साथ देश और समाज के कल्याण के लिए भी काम करें। कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिन जमाने के लिए। अगर हम ये चाहते हैं, देखिए मानव जीवन एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिला, ये आखिरी है, ऐसा ही हम मान लेते हैं। आखिरी में भी आप मान लीजिए कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन का 3 पार्ट फ्लॉप है, सिवाय बदनामी का कुछ नहीं है। एक पार्ट बचा है जिसको हिट कराना है, जो सारे पाप को धो देगा। ये प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सारे पाप को धो सकते हैं। हम लोगों के जीवन से गरीबी, बेकारी, कर्ज जैसी समस्या को, जो ये पाप है, जो ये अभिशाप है, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं।
और बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। बात होती है ना 2400 रुपया हम लोग लेते हैं। आज कई ऐसे लोग हमारे बीच में बैठे होंगे जो 3-3 हज़ार रुपया कमा चुके होंगे, कमाए होंगे कि नहीं जी? ये देखिए सामने, और एक बार कमाए कि बार बार कमा रहे हैं, बार बार कमा रहे हैं। ये अंतहीन सिलसिला है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड आपको जिंदगी भर आता है, जिंदगी भर आता है। ना इसको छीन सकता है, ना कोई इसको लूट सकता है। जब आप सोना खरीदते हैं तो उसको चोरी होने का या कम होने का डर होता है, लेकिन जब आप एजुकेशन लेते हैं तो ये सदैव सदैव बढ़ता है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो हम काम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे देशवासी की सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि सबकी एक ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हम भारी फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि आप पैसा कम कमाते हैं, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा है या महंगाई बढ़ गई है। इसके पीछे का कारण है कि हम फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, हम अपने कमाए हुए पैसों का सही बचत और निवेश करना नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ पर क्या सिखाते हैं, हम लोगों को उनके कमाए हुए पैसों का सुरक्षित और संवैधानिक माध्यमों से, जो सुरक्षित और संवैधानिक होने के साथ साथ भारत सरकार के नियमों के अनुसार है, उन तरीकों से बचत और निवेश का तरीका बताते हैं, जो आने वाले समय में उनको बहुत बड़ा पैसा बना करके देगा, उनके सारे सपने पूरे करने में उसकी मदद करेगा। चलिए, मैं छोटी छोटी चीज़ें, चूंकि मीटिंग आज दूसरे चीज़ों की है, लेकिन मैं आज आपको क्लियर करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हम करते क्या हैं। हम कुछ ऐसी बातें करते थे कि हर किसी के जीवन में कर्ज है, कर्ज के बगैर आज के समय में जीवन चलना संभव है क्या? नहीं है ना, हर बात के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा, खास ये लोग तो जानते हैं, आपको मैं बताऊंगा कि बिना 1 रुपया कर्ज लिए भी हम चाहें तो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपने सारे सपने और जरूरत को और अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं, जितना कर्ज लेकर के आप नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको कुछ उदाहरण ऐसा दिखाऊंगा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बिना कर्जों का ये संभव ही नहीं है। जैसे आपने कहीं सुना है सर कि चाहे वो गरीब हो या अमीर आदमी हो, बेटी की विदाई कर रहा हो और उसको कर्ज ना लेना पड़ा? बेटी की शादी में कर्ज लेकर के शादी होती है ना, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आज हमारे घर में बेटी पैदा हुई, 20 साल के बाद उसकी शादी कर दी है। जैसी बेटी पैदा होती है मिडिल क्लास फैमिली में खास करके, लोग क्या बोलते हैं, देखो बचवा, अब बेटी पैदा हो गई, फिजूल खर्चा बंद करो, इसके लिए जोड़ना शुरू करो। अभी पैदा हुई 1 घंटा नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में बधाई देने के बाद तुरंत जो दूसरा शब्द होता है ये होता है कि देखो जो होना था हो गया, अब बेटी पैदा हो गई है, अब बचाना शुरू करो। क्योंकि अब आपको क्योंकि शादी में खर्चा होगा, अभी पैदा ही हुई है ना, लेकिन इसकी शादी की चिंता अभी से हो गई। क्योंकि 20 साल तक जो खर्चे उस पर होंगे वो टुकड़े टुकड़े में होंगे, लेकिन शादी का जो खर्चा होगा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, उसके लिए अभी से बचाइए। ठीक है, अब हम एक बात कहते हैं सर, आज एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई अपनी बच्ची का शादी करे तो अमूमन कितने पैसे लगते हैं उनको? शादी खर्च कितना आता है? 15 से 20 लाख। तो आज के समय में 15 से 20 लाख, तो आज से 20 साल के बाद हम ये मान लें कि 1 करोड़ रुपए लगेंगे, 1 करोड़ रुपए लगेंगे। अब सवाल एक ये है कि 20 साल के बाद मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि ना तो हमें बैंक से कर्ज चाहिए, ना किसी महाजन से, ना किसी रिश्तेदार से कर्जा चाहिए। तो हमें 1 करोड़ रुपया बनाने के लिए हर महीने कितना पैसा निकालना चाहिए कि 20 साल के बाद ये 1 करोड़ की राशि बन जाए? बताइए, आपसे सवाल, बाकी लोग तो जानते हैं, आपसे सवाल। लगभग जो समझ में आता है आप बोले, लगभग मोटा मोटी 1 करोड़ रुपया चाहिए अगले 20 साल में, हर महीने कितना पैसा निकाले कि 1 करोड़ रुपया बन जाए? अगर उसको निकालेंगे तो लगभग 45-50 हज़ार रुपये महीने का आ रहा है ना, अगर इसको डिवाइड कर दे तो। ठीक है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आएगा। अब सवाल है कि जिसकी इनकम 25 से 30 हज़ार रुपया है वो तो 1 करोड़ के बारे में सोच भी नहीं सकता, और लोग नहीं सोचते हैं क्योंकि वो भी इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, यानी कि साल का मुझे 4 लाख 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, महीने का 35 से 45 हज़ार रुपया। तो हमारी इनकम ही 20-25 हज़ार रुपये तो हम नहीं कर सकते, और चूंकि उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, इसलिए वो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, जैसा होगा देखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कोई 25-30 हज़ार 45 हज़ार रुपये नहीं चाहिए, सिर्फ महीने का 5 हज़ार रुपया अगर आप निकालें अगले 20 सालों तक, किसी भी अच्छे बैंक में जाइए और वहाँ ढंग की SIP करवा लीजिए। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका रिटर्न
18% को 18% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, बहुत सारे आपको फंड मिल जाएंगे जिसके पास परफॉर्मेंस भी इससे ज़्यादा रिटर्न देती है। अगर सिर्फ 5,000 रुपया ऐसे फंड में अगर हर महीने 5,000 रुपया आपने निकालना शुरू किया तो 20 सालों के बाद ये 1,17,00,000 रुपए की राशि बन जाएगी। अब सवाल ये नहीं कि 5,000, सवाल ये है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए इससे ज्यादा पैसा हर महीने निकालता है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजना में, LIC में, रेकरिंग में, फिर माँ अलग जमा कर रही है, यानी कि 5 से 7,000 रुपये हर महीने वो निकाल ही रहा है, अपना और अपने बच्चों का पेट काट रहा है, अपने अरमानों का गला घोट रहा है। लेकिन चूंकि अनऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम कर रहा है, इसीलिए अगले 20-25 सालों में 20-25 लाख से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाता और अंत में अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है। बेटी जब विदा होकर के जाती है तो शायद इसीलिए रोती है कि वो ये सोचती है कि जिस बाप ने इतने लाड प्यार से मुझे पाला, आज जब मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ तो बाप को कैसी मुसीबत में छोड़ के जा रही हूँ कि मेरे शादी में लिया हुआ कर्ज मरते दम तक इसको चुकाना पड़ेगा। इसके बाद इसके साथ साथ जिस घर में ये दुल्हन बन के जाएगी ना, वो ससुराल वाले भी बोलेंगे कैसी अभागी और मनहूस आई है, आते आते अपने बाप को कर्जे में डाल के आई, पता नहीं मेरा क्या करेगी, है ना। लेकिन सिर्फ हम इन तरीकों को समझ जाए। आप बैंकों में जाइए, कहीं लंदन जाना नहीं है, बैंकों में ये सारी सुविधा है, म्यूचुअल फंड की व्यवस्था है। आप वहाँ जाइए, अच्छा फंड किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और वहाँ पर ये फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। हर महीने 5,000 रुपया, किसी महीने नहीं हो कोई बात नहीं, अगले महीने बढ़ा करके दे दीजिए, कम है तो कम दे, एकदम फ्लेक्सिबल है। अगर ये 20 साल तक आपने किया तो ये राशि 1,17,00,000 रुपया बनेगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आने वाला 5 साल तो ऐसा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज मैं 18% से कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इस मन से, अगले 5 साल के बाद ये 45% का रिटर्न ना देखे तो मेरा नाम नहीं, ऐसा पैसा बनेगा। लेकिन मैं मिनिमम भी देखूँ तो 1,17,00,000 रुपया बन गया। 1 रुपया कर्ज लेने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, काम उतना ही हमने करा, ठीक है। अब देखिए, चलिए हम 17 लाख को भी हटा देते हैं, हम सिर्फ 1 करोड़ रुपया को पकड़ लेते हैं, 1 करोड़ रुपया। अब 50 लाख से धूमधाम से शादी हो जाएगी? जी सर, हो जाएगी। बच गया कितना? 50 लाख। इस बचे हुए 50 लाख रुपए को अगर आप उस बेटी को विदाई के समय SWP करके दे दें, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ये करके अगर आप दे दें तो ये जब तक जीवित रहेगी तब तक हर महीने 25 से 35,000 रुपया उसके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा आजीवन, जब तक वो जीवित रहेगी तब तक। अब सोचिए ससुराल में क्या बोलेंगे लोग उसको, साक्षात लक्ष्मी आई है। हमारा बेटा दिन रात खट करके 22,000 नहीं कमा पाता, ये बहुरिया कुछ नहीं करती है, 35,000 रुपया आता है। अब सोचिए हमारी बेटी को कोई आंख दिखा सकता है ससुराल में? ऊंची आवाज में कोई बात कर सकता है? हमारे बच्चे ससुराल में राज करें, इस जिम्मेवारी किसकी है? बाप की। क्यों? हमने पैदा किया, गूगल से डाउनलोड हुआ है क्या? नहीं सर। तो हमारे बच्चे का बुढ़ापा कैसा हो, उसका भविष्य कैसा हो, ये डिसाइड कौन करेगा? ये हम करेंगे। हम सिर्फ छोटी सी एजुकेशन जिसको कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, बचत और निवेश के उन विकल्पों को हम ठीक ठाक समझ जाए तो कितना आसान है जीवन। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, तो अभी शुरू हुई है। हम ये मानते हैं कि 20 साल की उम्र में हमने बेटी का शादी किया, 40 साल के बाद जब वो 60 साल की होगी तो मर जाएगी। हर किसी को जाना इस दुनिया से। मरते समय अपने पीछे वो 3 बेरोजगार बच्चों को छोड़ करके गई। उस वक्त 40 साल के बाद जो 50 लाख रुपया की जिसको हमने SWP करा था, उसकी वैल्यू करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया हो जाएगी। आप 3 करोड़ रुपया ही पकड़ लीजिए। इस 3 करोड़ रुपया को इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए और इन तीनों बच्चों के नाम से 1-1 करोड़ रुपया का SWP कर दीजिए। साहब इसको तो छोड़िए, इसके आने वाली 1,000 पीढ़ियों को पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शुरुआत किस पैसे से हुई? मामूली सी रकम से, जो हम करते ही हैं। हमने कोई नई चीज नहीं बताया, हमने सिर्फ एडवांस तरीका बताया कि हम बहुत पीछे हैं, हमने इसको अभी तक अपडेट नहीं किया है। सिर्फ ये कर ले तो ये रिटर्न आपको मिलेगा और हमारी बेटी ससुराल में राज करेगी। आपने कहीं देखा नहीं होगा कि किसी ससुराल वाले के उसकी लड़की के बाप का फोटो किसी ससुराल में टंगा होगा। ये कर लीजिए, फोटो टंग जाएगी और आजीवन टंगी रहेगी। टंगी रहेगी कि नहीं? क्योंकि इन्होंने ऐसे बिल बो के दिया है कि इसके आने वाली पीढ़ियों को किसी काम पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये हो गया पहला उदाहरण। बेटी की शादी हो गई फ्री में, बिना कर्जे का हो गया। अब एक बात बताइए,
एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बिना कर्जों का ये संभव नहीं है। छोटी छोटी बातों को छोड़िए, मैं बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ। जैसे बेटी की शादी बिना कर्जों का संभव हो गया और बैंकों के माध्यम से, आपको इधर उधर नहीं जाना है। ये सारी चीजें हमारे इंडिया में 40 सालों से चल रही है। हमें आज भी इसके बारे में नहीं पता है, कैसी मैडम ना क्या पढ़ा है हमने अपने जीवन में। ठीक है, अब आइए दूसरी चीजों पर जाते हैं। आपने घर मकान किसी को लेते देखा है और लिया तो क्या बिना कर्जों का उन्होंने लिया, ऐसा कहीं देखा है? कर्ज लेना ही पड़ता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए किसी की उम्र 25 से 30 साल है। 30 साल में लोग सेट हो जाते हैं, इनकम सेट हो जाती है ना। मैं एग्जांपल के तहत ये लेता हूँ कि इसकी इनकम 50,000 से 70,000 रुपया है। इसको कम ज्यादा आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 से 70,000 रुपया ये बंदा कमा रहा है। अब चूंकि 70,000 रुपया कमा रहा है, उम्र 30 साल है तो शादी भी हो गई होगी। शादी हुई होगी तो 2 छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, कम से कम 2 साल 3 साल के। ठीक है, इनके जीवन की वर्तमान स्थिति जो है वो अच्छे से चल रही होगी गाड़ी, क्योंकि 70,000 की इनकम है, खर्चे ज्यादा नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको चलने के लिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स भी होंगे। ठीक है, ये वर्तमान में इनकी जीवन की गाड़ी अच्छे से चल रही है। अब इनका अगला टारगेट क्या होगा जीवन में? अगला टारगेट ये होगा कि अब मेरे पास एक घर हो जाए, क्योंकि घर नहीं है तो आपकी कोई मान सम्मान, कोई इज्जत नहीं है। आप 20 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी खरीदिए, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, और अपने परिवार बच्चों के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी विवाह में पहुंच जाइए। एक आदमी उसमें से एक बोलने वाला जरूर निकलेगा, बेटा गाड़ी तो ले लियो, घर में लियो कि अभी किराए के मकान में हो, कि गाड़ी लेके खाली फुटल सुखानी कर रहे हो, क्या बोलते हैं, सुखल फुटानी कर रहे हो हैं? घर वो लिए हो कि नहीं, जमीन वो लिए हो कि नहीं? घर हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ चीज है, ये हमें समाज में मान सम्मान दिलाता है। घर नहीं तो कोई बैंक वाला कर्ज भी नहीं देगा, है ना। और घर लिए बगैर मर गए जीवन में आप असफल रहे। कम से कम घर तो होना चाहिए, तो ये भी घर प्लान करेंगे। अच्छा, घर को प्लान करना पड़ेगा, तो जब घर लेंगे तो इनके साथ 3 सवाल कम से कम आएंगे। पहला सवाल क्या है कि साहब आप कितने साल में घर प्लान कर रहे हैं? तो इनका जवाब होगा मुझे 8 से 10 साल का समय लगेगा। क्यों 8 से 10 साल का समय लगेगा? क्योंकि एटलीस्ट ये 3 BHK का मकान प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सोचेंगे तो बड़ा सोचेंगे, और 3 BHK का मकान किसी प्राइम लोकेशन में लेंगे तो लगभग 70 लाख रुपए पड़ेंगे। 70 लाख के मकान को 3 BHK का लेने के 8 से 10 साल का समय क्यों लगेगा? मेंटलिटी क्या है? फाइनेंशियली कराना है। तो इनकी क्रेडिट स्कोर चाहे कितनी भी अच्छी हो, एटलीस्ट 10% तो डाउन पेमेंट करेंगे। 10% का मतलब होता है 7 लाख रुपया, और प्लस 5 लाख रुपया रजिस्ट्री का पकड़ लीजिए। टोटल इनको 12 लाख रुपए लगेंगे एक घर को कर्ज में लेने के लिए। और इस 12 लाख रुपए के लिए ये अपने इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे, और अगले 8 से 10 साल में ये 12 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके ये क्या करेंगे? बैंक से घर फाइनेंस करा लेंगे। कर्ज और दुश्मन जीवन में जितने कम हो उतने आप सुखी। कर्ज अगर आपके जीवन में कर्ज और दुश्मन घुसा, मतलब आप ये मान के चलिए कि अदृश्य रूप में राहु, केतु और शनि एक साथ घुस गया, और एक बार ये घुस जाना था, जीवन में कभी नहीं निकल सकता। घुसना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। ये क्या किए? 12 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, इन्होंने बैंक से फाइनेंस कराया। जैसे ही बैंक से ये फाइनेंस कराएंगे, इनका पूरा वक्त शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु, शनि और केतु एक साथ घुस गए। क्या पूरा वक्त शुरू होगा? 70 लाख रुपए का 35,000 रुपए की EMI हर साल आएगी, हर महीने। अगले 25 सालों का फाइनेंस ये कराएंगे। लगभग 70 लाख की जगह पर 1 करोड़ 5 लाख रुपया बैंक को देगी, है ना। अब देखिए 10 साल के बाद इनकम तो उस हिसाब से नहीं बढ़ती, महंगाई बढ़ी होगी। ठीक है, अब जो इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, उनके खर्चे बढ़े होंगे। तो जब इनको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इन्होंने क्या किया? अपनी इनकम का 50% पैसा लंबे समय तक बैंकों को देना शुरू कर दिया। 70 में से 35, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं ना तो औकात से बाहर का ले लेते हैं, बिना कुछ सोचे, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करते, है ना। 70 लाख का मकान लेना, 70,000 तो कमाई है, 35,000 यहाँ पर डालना शुरू कर दिया। अब इनकी छोटी मोटी जरूरत भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब इनकम कम हो गई। आधा पैसा कहाँ चला गया? EMI। अब इनको छोटी मोटी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको कर्ज लेना पड़ेगा, और ये कर्ज के ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। और 25 साल का जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही लंबा पीरियड होता है। बीच में कोरोना जैसी महामारी हमने देखा है, लोग जॉबलेस हो गए, मेन आदमी कमाने वाला मर गया, तो लोगों को मकान बचाना भी मुश्किल हो गया। हमारे पास आंकड़े अभी भी बैंक जब्ती कर रही है कई मकान जो कोरोना काल में किस्त नहीं जा पाया। इसी तरह से अगर ये 25 सालों में अपना घर क्लियर भी करा लेते हैं, लोन पूरा चुकता कर देते हैं, तो इनको उम्र के 65वें साल में सिर्फ इनके पास एक घर होगा, तब तक ये भारी कर्जे में आ चुके होंगे।
और इनको क्या क्या मिलेगा? इनको मिलेगा भारी स्ट्रेस की वजह से हाई बीपी, शुगर और डायबिटीज तो हमने बता ही दिया है ना, और हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब सवाल ये है सर कि अगर ऐसे व्यक्ति को मकान चाहिए तो इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है क्या उनके पास? सोच के बताइए। जिसकी इनकम 70,000 है, छोटा परिवार है, मकान लेना है, तो इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है क्या? नहीं है। मैं अब बताता हूँ, कर्ज तो छोड़िए, फ्री में मकान कैसे मिलता है ये मैं बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, प्लान करना। प्लान तो कर रहे थे ना, 10 साल बाद लेंगे। हमने बचपन में गणित जब पढ़ते थे स्कूल में, तो मास्टर जी आकर क्या बोलते थे? मान लो श्याम के पास 4 आम है। ना श्याम होता था ना आम होता था, बट मानते थे ना? मान लेते थे। यहाँ भी ये मान लेना है कि हम 10 साल के बाद जो मकान लेने वाले हैं, 10 साल के बाद क्यों, हमने आज ही मकान फाइनेंस करा लिया, ये सिर्फ मान लेना है। जब वहां माना तो यहाँ भी मान लो। तो हमें क्या मानना है कि 10 साल के बाद नहीं, हमने आज ही मकान फाइनेंस करा लिया। तो ये महीना चल रहा सितंबर का, हमने क्या किया? मकान फाइनेंस करा लिया 70 लाख का। तो जब 70 लाख का मकान सितंबर में फाइनेंस कराया, तो अगले महीने से हमें क्या देना है? EMI। अब आपको करना क्या है कि जिस बैंक पर आपको भरोसा है, आप स्टेट बैंक चले जाइए, HDFC चले जाइए, ICICI बैंक चले जाइए, एक्सिस बैंक चले जाइए, लगभग सभी बैंकों में ये योजना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहां पर एक खास किस्म का अकाउंट है, इसको आप अपना ओपन करवा लें। अकाउंट के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। ये खास किस्म का अकाउंट है। ये अकाउंट किसका है? आपका। कंट्रोलिंग किसकी? आपकी। आप वहां एक अकाउंट खुलवा लीजिए और वहां पर हर महीने EMI की समझ करके 35,000 की जगह पर 20,000 रुपये देना शुरू करें। और कब तक देना है? सिर्फ 10 साल देना है। अब इसके 4 फायदे। पहला फायदा, EMI देना आज ज्यादा आसान है कि 10 साल के बाद देना ज्यादा आसान है? आज, क्योंकि आज हमारे खर्चे कम है, जरूरतें कम है, तो आज हम EMI दे सकते हैं, समय अच्छा है। तो सबसे पहले 10 साल की जगह पर आज देना शुरू कर दीजिए। दूसरा फायदा, किसी बैंक के अकाउंट में ना डाल करके, किसी फाइनेंस कंपनी के अकाउंट में ना डाल करके, खुद के अपने अकाउंट में डालिए। यहाँ 35,000 रुपए करके 5 साल अपने पैसा दिया EMI में, कल को सिर्फ 5,000 रुपए की जरूरत हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, ऐसे निकाल सकते हैं क्या? शेर के मुंह से पर गोश्त निकल जाएगा, फाइनेंस कंपनी से पैसा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर निकाल सकते, कॉन्फिडेंस है, मेरा ही पैसा है। तो दूसरा फायदा, पहला फायदा कि 10 साल के पहले आप अभी से EMI देना शुरू कीजिए। दूसरा फायदा, अपने अकाउंट में पैसा डालिए। तीसरा फायदा, 35,000 के जगह पर 20,000 दीजिए। और चौथा फायदा, 25 साल ना देके सिर्फ 10 साल। इन 10 सालों में आसान हो गया। किसी महीना रुक गया, कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं आया, अगले महीने दे देना, जरूरत पड़ गई निकाल लो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप सिर्फ 10 साल इस पैसे को जमा कीजिए, टोटल 24 लाख रुपए आपके जमा हो जाएंगे। हो गए? अभी भी पैसा आपका है। 10 साल गुजर गया, अब आप बैंक से फाइनेंस करा लीजिए। देखिए इसकी खासियत ये है कि 10 साल के बाद आपको पैसा नहीं देना है। 10 साल के बाद ये अकाउंट आपको, ये बैंक आपको हर महीने 35,000 रुपए रिटर्न करेगी, लॉन्ग टाइम, जब तक चाहे तब तक लेते रहिए। आपने 20,000 रुपया करके सिर्फ 10 साल दिया, लेकिन ये अकाउंट, ये बैंक आपको हर महीने 35,000 रुपये रिटर्न करेगी, लॉन्ग लाइफ। अगले 10 साल में सिर्फ 2 काम करना है, EMI आज से देना शुरू कर दीजिए। ये 10 साल कंप्लीट हो गए और अगले 10 साल में आप डाउन पेमेंट की व्यवस्था कर लीजिए। जैसे डाउन पेमेंट की व्यवस्था हो, घर फाइनेंस करा लीजिए। घर फाइनेंस होते ही आपका घर उसी दिन फ्री हो गया। क्यों? क्योंकि EMI देने का टेंशन अब आपका खत्म हो गया। अब हम रहे ना रहे, हमारे घर परिवार को किसी बैंक वाला निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। 25 साल तक हमने EMI भरा, 25 साल का प्लान था घर का, 25 साल तक ये 35,000 रुपए गया। 25 साल के बाद जब आपको NOC मिलेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे कि आपने बड़े आसानी से, बड़े तरीके से, बिना एक भी किस्त लैप्स किया आपने घर का लोन चुकता किया, क्रेडिट स्कोर आपकी हाई होगी, मान सम्मान आपका बढ़ा। दूसरा फायदा क्या हुआ, जब आप EMI यहाँ से दे रहे तो आपका ये 70,000 रुपये पूरा बच गया। अब आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं, बेसिक नीड के लिए। ठीक है, जब 25 सालों के बाद आपका लोन खत्म होगा, उस वक्त चाहे कि 24 लाख रुपए को आप विड्रॉ कर सकते हैं। जब आप इसे विड्रॉ करेंगे तो ये 30 से 32 लाख रुपया बंद करके आपको वापस मिलेगा। आप जरा सोच करके बताइए कि मकान लेने में आपके कितने पैसे लगे? पैसा तो लगा ही नहीं। आज भी 97% लोगों को ये तरीका नहीं पता। आज भी 97% लोगों को ये तरीका पता नहीं, यही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और 40-45 साल होते होते मरनासन को चले जाते हैं। इतना स्ट्रेस, इतना तनाव, EMI फेल हो गया, बिना टेंशन और तनाव का। सिर्फ आपको प्लान करना है। हमने कुछ नहीं बदला, ना बैंक बदला, ना सिस्टम बदला।
सिर्फ हमने ये बताया कि कैसे आप प्लान करके सही तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है। चलिए ये तो बात हो गई कि हम घर प्लान कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं सर आपको लेट कर दिए, हम तो फाइनेंस करा लिए, अब हमारी 35,000 रुपये की EMI जा रही है। ठीक है, अब जो EMI जाएगी वो तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने सर को ओखल में डाल दिया, इन्होंने फाइनेंस करा लिया है, तो ये 35,000 रुपये इनको जाएगा। इनको 25 साल तक किसी भी हालत में ये पैसा देना होगा, बैंक को 1,05,00,000 रुपये इनको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सर को ओखल में डाल चुके हैं, पूछना तय है। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा कहीं सुना है कि 35,000 रुपये हमने 25 सालों तक दिया EMI में? जब लोन चुकता हुआ, जब 1 करोड़ रुपये 1,05,00,000 रुपये बैंक को दिया, तो जो लोन जब खत्म होता है तो बैंक क्या देती है आपको? NOC का सर्टिफिकेट देती है और आपका घर जो मॉर्गेज होता है वो आपको वापस करती है। इसके साथ बैंक ये बोलती है अरे 1,05,00,000 रुपये भी ले जाओ यार अपना, ऐसा सुना है कहीं? और ये मिल जाएगा, 1,05,00,000 रुपये भी आपको मिल सकते हैं। करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, क्या है? 35,000 रुपये की EMI जा रही है, इसका 5%, 35,000 का 5% होता है 1,750 रुपये। 1,750 रुपये का एक SIP इसके पैरेलल में आप कर लीजिए, जिसका रिटर्न 18% हो, 18% CAGR आप कर लीजिए। ये आप ही का अकाउंट है, आप ही का पैसा, किसी महीने नहीं दे पाए कोई बात नहीं, बढ़ा करके दे दीजिए। इसको रोक नहीं सकते, इसको रोक सकते हैं, इसमें कभी जरूरत पड़े तो यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है। और इसको भी क्या करिए, 25 सालों तक कंटिन्यू चलने दीजिए। 25 सालों में 1,750, अगर 25 साल तक हर महीने आपने दिया तो 5.25 लाख रुपए आपका जमा हो जाएगा, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5.25 लाख रुपए। लेकिन ये 5.25 लाख रुपए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगले 25 साल में 1,05,00,000 रुपया बन जाएंगे। जब घर का NOC लेने के लिए जाएं, उस वक्त चमड़े का मजबूत बैग लेकर के जाइए और बैंक को बोलिए करेंसी नोट मिल करके डालो, सामने वाला मकान का बयान दे करके आओ, अभी अभी रजिस्ट्री करानी है। कितना आसान है। 97% लोगों को ये नहीं पता है। हमारी कंपनी और हम और ये हमारा पूरा परिवार यही चीजें लोगों को बता रहे हैं, कितनी आसानी से सुरक्षित और संवैधानिक तरीकों से बिना कर्ज लिए बड़ा से बड़ा काम आप कर सकते हैं। चलिए और आपको बताते फिर हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर जब मैं लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों को ये चिंता होती है यार मेरा तो जीवन चल गया, गुजर गया, हम सरकारी नौकरी में थे, हमें रिटायरमेंट में 1 करोड़ रुपए मिले, लेकिन मेरा बच्चा ऐसा है जो आज तक काम नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता, इसका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? देखिए 60 साल की उम्र में हमें यह बात अच्छे से समझ में आती है कि जवानी हम बिना पैसों के गुजार सकते हैं, बुढ़ापा नहीं गुजरेगी। तो हमारा बच्चा भी 60 साल का होगा तो बुढ़ापा में आएगा। अब इसको तो कोई जॉब है नहीं, 60 साल की उम्र में हमारी तरह भी बीमार हो जाएगा, इसके शरीर कमजोर हो जाएगा, दिमाग से कमजोर होगा, तो इसका जीवन कैसे चलेगा? ये फिर किसी पर आश्रित हो जाएगा। उस वक्त हमें समझ में आता है इस समस्या का एक ही समाधान है कि जब भी हमारे घर में बच्चा पैदा हो उसी समय इसकी रिटायरमेंट प्लानिंग कर दो कि 60 साल के बाद ऐसा कुछ हो कि इसको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत ना हो। क्या कर सकते हैं? अभी हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार को बुलाते हैं, छठी और सतह शामिल। ये लोग जब आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं? उस ओकेजन में गिफ्ट, ऐसा कोई गिफ्ट लेकर के आते हैं जो उसके माँ बाप ने पहले से ना ले रखा हो, वही सारे गिफ्ट, वही झुनझुना, वही पायल, वही वो सारा, तो ढेर सारा लेकर के हमारे किस काम का है ना। अब बेटी पैदा हो गई, लोग क्या करते हैं, छोटा पायल लेकर के आ जाते हैं, है ना। अब इतना सारा पायल इकट्ठा हो गया, समय के साथ पैरों की साइज बढ़ेगी कि पायल की साइज बढ़ेगी? पैरों की। तो ये पायल किसी काम का है क्या? अब उस पायल को लेकर के हम ये सोच रहे होते हैं किसके घर में बेटी पैदा हो ताकि ये दे करके निपटारा कर ले, तो आपका दिया और मेरा दिया किसी काम का नहीं। ये ऐसे ही जाता है। अभी शादी विवाह का मौसम गुजरा है 2 महीना पहले, अगर आपने गलती से न्योता में किसी शादी विवाह में बिना सिलाए वो शर्ट और पैंट दे दिया है, डॉक्टर साहब याद रखिएगा 3 साल के बाद आपके पास आएगा लौट कर। ये जो चीजें हैं ना ये वापस आती है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे जो निकटतम रिश्तेदार या दोस्त होते हैं उनको हम एक बार ये कह सकते हैं कि साहब देखो गिफ्ट लेकर के मत आना, क्योंकि जो आप लेके आएंगे ऑलरेडी हम ले चुके हैं, एक्स्ट्रा होगा तो हम किसी न किसी को दे देंगे, तो आपका दिया और मेरा लिया किसी काम का नहीं होगा। तो आप एक काम करो, जितने का गिफ्ट लाओगे ना उतना कैश लेके आ लेना। 200 रुपये तो 200 रुपये का ही गिफ्ट ला रहे हो, 200 रुपये लेके आओ, 500 रुपये तो 500 रुपये ही लेकर के आओ। अब देखिए कई लोगों को लगा यार कैश कैसे मांग रहा है, बेटी पैदा की हुई कैश मांगने लगा। जिसको मानने का तरीका है, मानना क्या है, कैसे है, उनको ये कहना कि जो आप लेके आएंगे ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो आपका पैसा तो बर्बाद होगा, हमारे किसी काम का नहीं है, तो आप उतना कैश लेके आए। क्यों? ताकि आपके आर्थिक सहयोग से
और आपके आशीर्वाद से हम इस नवजात शिशु का बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते हैं, ताकि जब ये 60 साल का हो तो ना अपने बच्चों पर ना गवर्नमेंट पर डिपेंड। अब अच्छा लगेगा मांगने में, जो 500 देने वाले तो 1000 रुपये दे देंगे, चलो यूज हो रहा है, इसका बुढ़ापा सुरक्षित होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में 25,000 रुपये तो लोग दे ही देते हैं, नहीं भी आप मना करेंगे तो भी कुछ लोग लिफाफा में पैसा दे रहे हैं, तो 20-25,000 आ जाता है। 25,000 रुपये आप दे दीजिए, कितना हो गया ये 50,000 रुपये। इस 50,000 रुपये को किसी भी म्यूचुअल फंड में, इसको बोलते हैं लमसम में, आप अगले 60 साल के लिए आप जमा कर दीजिए, दे दीजिए 18% रिटर्न के हिसाब से उस बच्चे के नाम अगले 60 साल के लिए। पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लॉकिंग नहीं है, ज़्यादा निकल ही नहीं सकता, आपको जब पैसे की जरूरत हो तो निकालो। लेकिन ये पैसा चूंकि इस मद में था तो आप डाल दो 60 साल के लिए और भूल जाओ अच्छे फंड में, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लमसम में। आपको पता है ये 50,000 रुपये अगले 60 साल में कितना बनेगा? जितना हो सकता है मुंह में वो आप बोलिए, 3 बार आप बोलेंगे, तीनों बार आप फेल हो जाएंगे। बताइए, फिर भी कुछ तो बोलिए, एक चीज आप बोलिए, फिर मैं शुरू करूंगा जो आपको समझ में आए। 107 करोड़, 1 अरब 7 करोड़ रुपए बनेंगे सर, 1 अरब 7 करोड़। कितना मुश्किल है ये काम? आसान है, मुश्किल है, एकदम आसान है। एक जन्मदिन में हम अपने बच्चों के पीछे 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं और ये चिंता करके इसका बुढ़ापा कैसे रहेगा। जिन लोगों को अपने बच्चे के बारे में वाकई भविष्य में चिंता हो ना, ये 5-50,000 एक बार नहीं होता ना सर, 2 साल में कर लो 25-25,000, 2 साल में नहीं होता, 4 साल में करो, हर महीने 1,000 रुपये करके जमा करो, 4 साल में ये राशि बनेगी, लमसम डाल दो, बुढ़ापा से निश्चिंत। इसके आने वाली कई पीढ़ियों को पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चीजें हम सिखाते हैं। चलिए, ये हमने एक बेसिक चीजें बताई। अब चूंकि लंच तैयार हो गया है,